हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। माय नेम इज़ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी जो आज डिस्कस करेंगे वो है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। और ये अगर मैं बता दूं तो ये आपका जो पेपर है, पेपर 2 है। ठीक है, 2018 का दिसंबर का जो पेपर है उसका जो है ये पेपर 2 है, मैंने लिया है आज। और हम पेपर 1 का भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक एक करके मैं करूँगी। और प्लेलिस्ट में मैं बना दूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके, और उसमें जो है ईयर मेंशन कर दूंगी, तो वहाँ से आप लोगों को ढूंढने में बहुत ही आसानी होगी। अगर एक बात मैं बोलूँ तो आप लोग याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो कई बार जो है क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है, और कई बार जो है टर्म्स को चेंज करके चीज़ें जो है दे देता है। तो यहाँ पे मैं जो चीज़ें आप लोगों को टिप्स भी बताऊंगी, साथ में कैसे आंसर को एलिमिनेट करते हैं। कई बार हमें 2-3 आंसर लगते हैं, तो एलिमिनेट करना आना बहुत ज़रूरी है। कि आप आंसर मतलब कि अगर आपको आंसर 4 हमें ऑप्शन दिए हैं, तो उन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स बताऊंगी, वो चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। और आप लोगों को जो मैं सब्जेक्ट की प्रैक्टिस तो करवा ही रही थी, प्रैक्टिस सेट चल रहा था, तो वो तो हमारा चलेगा ही बीच बीच में। ठीक है। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो मतलब बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं, जो टॉपिक से बार बार आता है, उन टॉपिक को मैंने उसमें शामिल किया हुआ है। क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए प्रीवियस ईयर हमें स्टार्ट करना पड़ा। तो उनको भी मैं कराऊंगी बीच बीच में, ये भी हमारा चलेगा। तो आप बस जो है अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट इसमें लगता है। और आप अगर एक बार देख लेते हैं, एक बार अच्छे से कर लेते हैं, तो वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं, क्योंकि हम जब चीज़ें सुनते हैं ना, तो हमें अच्छे से याद रहती है। तो एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ें मैं करवाऊंगी, तो बस देखते रहिए। ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट लगता है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ठीक है। बट मैं इतने दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप जो मैं प्रैक्टिस सेट करवा रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैंने जो है बहुत जगहों से चीज़ों को निचोड़ के रखा हुआ है। मतलब चीज़ों को जो है यहाँ वहाँ से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ा, उसमें मेरे को लगा कि बार बार रिपीट होते हैं चीज़ें, कौन सी पूछी जा सकती हैं उसके अकॉर्डिंग। तो प्रैक्टिस सेट जो है आप एक बार ज़रूर देखिएगा, जो मैं सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट मैंने करवाया है, प्लेलिस्ट में उसका मिल जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, कहीं से भी प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और ये जो पेपर है मैंने बता दिया, 2018 दिसंबर का है, याद रखिएगा। और पेपर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं, पेपर 1 भी करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी। ठीक है। क्या है? क्रिएटिविटी। तो जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं, मतलब क्रिएटिव जो बच्चे होते हैं, अगर इनके सामने कोई समस्या दी जाए, तो इनके सोचने में जो है, समस्या का समाधान अगर इनको करना है, तो वो कई अलग अलग तरीके से सोचते हैं। मतलब इनके सोचने में जो है एक नवीनता पाई जाती है, और ये विविध तरीके से सोचते हैं। तो हम देखते हैं ऑप्शन कौन सा होगा। रवादार बौद्धिकता, अभिसृत सोच, विविध सोच, या द्रव्य बौद्धिकता। तो अगर मैं सृजनात्मक बच्चों की बात करूं, तो इनके सोचने की जो क्षमता होती है, मतलब सोचने की जो इनकी जो थिंकिंग पावर होती है, वो विविध तरीके से सोचते हैं। मतलब किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए बहुत ही अलग अलग तरीके से ये जो है देखते हैं, अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो इसको जो है एक आपको यहाँ पे सृजनात्मकता दे रखा है। हो सकता है कि अगली बार ये जो है अपसारी करके दे अपसारी चिंतन करते हैं इन बच्चों का, मतलब ये मुक्त चिंतन करते हैं। अगर यहीं पर मैं बात करूं, तो विविध सोच मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग। और अभिसारी सोच जो है ये पूरी तरह से गलत होगा, इसका पूरा अपोजिट होता है। अगर अभिसारी सोच की बात करें, तो ये जो है बंध मुक्त होते हैं। मतलब कि ये बच्चों की जो सोच होती है, किसी एक क्षेत्र में, मतलब किसी एक एरिया में जो है ये अलग तरीके से सोचते हैं। ठीक है, किसी एक क्षेत्र में। और अभिसारी सोच की एक चीज़ याद रखना, इसमें अगर अभिसारी सोच में आपको एग्जाम्पल पूछा जाए, तो इसमें आते हैं प्रतिभाशाली बच्चे। कौन से बच्चे? प्रतिभाशाली बच्चे। अगर सृजनात्मकता की बात करें, तो इसमें कौन से बच्चे आते हैं? सृजनात्मकता जो है अपसारी में आते हैं, और जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो आते हैं अभिसारी में। अपसारी, अभिसारी ये भी चिंतन है, इन्हीं को जो है बोला जाता है। सृजनात्मकता अपसारी, और अभिसारी जो होता है वो जो है प्रतिभाशाली बच्चे उसमें आते हैं। उम्मीद करती हूँ ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश के नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। यहाँ पे क्या है? स्वीकृत ध्वनि संयोजन की बात कर रहे हैं, तो वो क्या इसका आंसर होगा? व्याकरणिक, वाक्यात्मक,
विभक्ति विषयक या ध्वनि। तो याद रखिएगा किसी भी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों की बात की जा रही है तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ध्वनि संबंधी होगा। और ये याद रखिएगा जो लैंग्वेज की सबसे स्मॉल यूनिट होता है, स्मॉल यूनिट, वो हमारा होता है साउंड, मतलब कि ध्वनि। भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? ध्वनि। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो वाक्य है मतलब सेंटेंस है, सब सेंटेंस है, पदबंध हो गया, पद हो गया, ये और या रूपिम हो गया, ये सभी जो है ध्वनि के सार्थक होते हैं और सभी ध्वनियों के समूह से ही ये बनते हैं। तो ध्वनियों के समूह से बनते हैं। यहाँ पे स्वीकृत ध्वनि संयोजनों की बात की गई है, किसके अंतर्गत आता है? तो वो ध्वनि संबंधी होगा आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक भाषाई उद्धृत या संस्कृति प्रभावित। तो याद रखिएगा जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित हो रही है तो उसे जो है हम भाषा निर्धारित कहते हैं। ठीक है, और ये बात किसने बोली थी? भाषा निर्धारित प्रक्रिया कहते हैं। ये किसने कहा था? ये सिद्धांत जो है वाइगोत्स्की ने दिया था। किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। और उन्होंने कहा था कि वाइगोत्स्की ने दिया था। और इनके अनुसार जो है भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को निर्धारित करता है। जो वाइगोत्स्की ने कहा था कि भाषा जो है ये संज्ञानात्मक विकास को निर्धारित करता है, मतलब प्रभावित भी करता है। जो कि पियाजे क्या मानते थे कि संज्ञानात्मक विकास जो है सार्वभौमिक होता है। जैसे जैसे बच्चे की एज जो है बढ़ती जाएगी उनका जो है भाषा का विकास होता जाएगा, मतलब संस्कृति या भाषा से प्रभावित नहीं होता। ये जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है वो संस्कृति और भाषा से प्रभावित नहीं होता। लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है वो किससे होता है? भाषा के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं ये थर्ड क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो गया होगा। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में क्या बोला गया है? अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण, ठीक है, अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर अगर किसी उपकरण में खराबी हो गई है, उपकरण में खराबी के कारण की परिकल्पना का अगर परीक्षण रवि उपकरणों की मरम्मत करता है तो ये उपयोग क्या कहलाता है? यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर, जो उसका अनुभव है उसके आधार पर उपकरण खराबी के कारण जो अगर कोई उपकरण खराब हो गया है उसका जो है रवि परीक्षण कर रहा है, तो अगर उसकी मरम्मत करता है अपने अनुभव के आधार पर तो वो क्या कहलाएगा? कलन विधि द्वारा, मानसिक दृढ़ता, अनुमानी विधि या अंतर्दृष्टि विधि। तो याद रखिएगा यहाँ पे वो अपने अनुभव का प्रयोग कर रहा है और फिर उसके बाद जो है खोजबीन कर रहा है कि इसको कैसे मरम्मत की जाए। तो यहाँ पे अनुमानी विधि मतलब एक तरह से खोज विधि जो है यहाँ पर वो इस्तेमाल कर रहा है, मतलब ह्यूरिस्टिक मेथड। और एक चीज़ याद रखिएगा, ह्यूरिस्टिक मेथड जो है ये किसने दिया था? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। कई बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, किसने दिया था? आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फिफ्थ क्वेश्चन है दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है, यहाँ पे दिव्या को अगर कोई काम दिया जाता है, कोई समस्या दी जाती है तो उनको क्या है छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर लेती है। तो वह क्या करती है? द्वितीयक विस्तारक विधि का प्रयोग करती है, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का प्रयोग करती है, या क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का प्रयोग करती है, या कम करने की विधि का प्रयोग करती है। देखो कम करने की तो बात ही नहीं आएगी, ये गलत हो जाएगा। क्रियात्मक इसमें उसका दिख नहीं रहा है, कोई क्रिएटिविटी नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है, उससे बस समस्या है, उसको समझना है तो उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांट रही है। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगी कि इसका जो आंसर होगा वो विश्लेषण विधि, क्योंकि विश्लेषण विधि में क्या होता है, अगर कोई बच्चे को समस्या दी जाती है, नहीं समझ में आता है तो उनको जो है छोटे छोटे खंडों में वो बांट देता है और फिर उस समस्या का जो है वो क्या करता है, समाधान आसानी से कर लेता है। ठीक है, तो याद रखिएगा विश्लेषण विधि का जो है ये एक पॉइंट है। ये एक अगर आपने ये तो मैं ये टॉपिक मैं करवाने वाली हूँ अभी, तो संश्लेषण और विश्लेषण में क्या डिफरेंस है तो वो भी देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे विश्लेषण विधि में क्या है, किसी भी समस्या को छोटे छोटे खंडों में करके जो है उसको समझने के लिए, उसे आसान बनाने के लिए जो है छोटे छोटे खंडों में करके जो है समझता है बच्चा, तो उसे क्या कहा जाता है, विश्लेषण विधि। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो सिक्स्थ क्वेश्चन में है
पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन क्या बताता है? अगर हम पुरुष और महिला की पुरुष और महिला की जो भूमिका होती है उसका निर्धारण समाज कर रहा है, तो ये कथन क्या कहलाएगा? लैंगिकता एक आनुवांशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है। तो देखो, लैंगिकता एक आनुवांशिक प्रतिभा, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, ये भी नहीं होगा। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, लैंगिकता एक जो है अंतर्निहित अवतरण है। तो ये देखो, यहाँ पे जो है पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज कर रहा है, मतलब लैंगिकता की बात की जा रही है, तो ये तो हमारा ठीक है। ठीक है, और इसका निर्धारण समाज कर रहा है, मतलब ये क्या है? एक सामाजिक अवतरण है, क्योंकि समाज ने ही बनाया हुआ है, क्योंकि हमारा भारत ही देख लो तो एक पुरुष प्रधान देश है, और यहाँ पे जो है स्त्रियों को पुरुषों से कम आंका जाता है। तो ये जो है एक सामाजिक अवतरण, समाज ने ये ऐसा बना रखा है। तो लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, यहाँ पे आपका डायरेक्ट ये आंसर हमारा करेक्ट होता है। और आप अगर देखो तो यहाँ पे अनुवांशिक की कोई बात नहीं हो रही है, ना तो ये अंतर्ज्ञान की बात हो रही है कि इसमें कोई समझ है इन लोगों की। यहाँ पे समाज निर्धारण कर रहा है, मतलब एक सामाजिक अवतरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है? ग्रेडिंग, कोडिंग और क्रेडिट संचयन प्रणाली किसके उदाहरण हैं? तो कक्षा में बच्चों की स्थिति का निरूपण करने के लिए, याद रखिएगा, कभी भी क्लास में बच्चों की स्थिति बताने के लिए जो है इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि सभी बच्चे बराबर हैं। और सभी बच्चों को, अगर हम बोलते हैं कि एक बच्चे के मार्क्स कम आए हैं, तो अगर वो बच्चे में कमी नहीं है, वो टीचर में कमी रहेगी कि टीचर ने किस तरीके से पढ़ाया। ठीक है, आलेख पत्र रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने के लिए, इसका भी कोई मतलब नहीं है। कहीं पर भी रिपोर्ट कार्ड में कोई चीज़ बच्चे की दर्शाने की बात आए तो वो भी आप जो है वो एक नेगेटिव टैग वर्ड है, याद रखिएगा। ठीक है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि, बिल्कुल सही है। अधिगम जो करता है, मतलब जो बच्चे हैं उनकी उपलब्धि का आकलन करने के लिए, कि उन्होंने कितना पूरे साल में जो है जाके साल के अंत में एक बार वो बनाया जाता है कि कर्ताओं की जो उपलब्धि है उनका आकलन करने के लिए बताया जाता है कि उनको क्या ग्रेड दिया जाए। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होता है वो थर्ड होता है। परीक्षा के उत्तर पत्रों का मूल्यांकन करने के लिए नहीं, हम उत्तर पत्रों का मूल्यांकन करके क्या करेंगे? यहाँ पे हम अधिगमकर्ता की बात कर रहे हैं, बच्चे की बात कर रहे हैं, कि बच्चों की जो उपलब्धि है उसका आकलन करने के लिए जो है ये किया जाता है। ठीक है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 8th में क्या कहा गया है? अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। अधिगमकर्ताओं की जो उपलब्धि होती है उसका आकलन जो है शिक्षकों की क्या सहायता करता है? अगर अधिगमकर्ता की उपलब्धि हमें पता चलती है तो उससे शिक्षक को क्या मदद मिलती है? शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ता की क्षमता समूह बनाने में, नेगेटिव टैग वर्ड है, कभी भी हमें अधिगमकर्ता की जो उपलब्धि है उसके आधार पे जो है समूह बनाना, ये कहीं पर भी ऐसे दिख जाए समूह बनाना, तो ये जो है हमारा एक नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, शिक्षण के लिए गतिविधि की सूची तैयार करना, मतलब जो पढ़ाने के लिए गतिविधि की सूची तैयार करना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड करने के लिए, बिल्कुल नहीं, उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड करके हम क्या करेंगे? यहाँ पे बोल रहा है शिक्षक की किस तरह से सहायता करता है अगर बच्चों की उपलब्धि का हमें पता चलता है। तो ये जो है शिक्षण अधिगम में, मतलब जो जो उन्होंने टीचिंग मेथोलॉजी अपनाई है, मतलब टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस था उनका, उसको जो है वो कितना प्रभावशाली रहा उसका मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक को पता चलता है कि उसने जिस विधि से पढ़ाया है वो सही है या नहीं। तो यहाँ पे जो है हमारा ए करेक्ट होगा, कि अधिगमकर्ता की उपलब्धि जो बताती है कि शिक्षक ने जिस विधि का प्रयोग किया था वो सही है या नहीं। उम्मीद करती हूँ ये आंसर क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं कि चीज़ों के एक एक जो है एक्सप्लेन करूँ, आपको पता नहीं समझ में आ रहा है या नहीं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरीके से पढ़ना पसंद है या नहीं, ताकि मैं अपने जो मेथड चेंज कर सकूँ, क्योंकि तभी आप लोगों का जो रिएक्शन मुझे पता चलेगा, तभी मैं कोई एक्शन ले पाऊँगी। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, बस आप सपोर्ट करते रहिए और मैं जो है अपनी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाती रहूँगी और कोशिश करूँगी कि आप लोगों को हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो समावेशी शिक्षा जो है हमने पढ़ा था, समावेशी शिक्षा में क्या बताया गया था कि इसमें जो है सभी प्रकार के बच्चों को, चाहे वो विशिष्ट हो या सामान्य, एक ही कक्षा में, मतलब एक ही क्लास में जो है पढ़ाया जाता है। तो समता एवं समान का अवसर देता है, बिल्कुल। जब एक ही क्लास में सभी प्रकार के स्टूडेंट को एक ही क्लास में पढ़ाया जाए तो ये जो है इससे बच्चों में आगे जो है कोऑर्डिनेट करने में, उनको आपस में इंटरेक्शन
करेक्शन करने में बहुत ही हेल्प मिलता है। और इस पे मैं पूरा टॉपिक मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये वहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग। और इसमें ये जो है समावेशी शिक्षा से समता एवं समानता का अवसर मिलता है बच्चों को। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है। विश्व बंधुता, सामाजिक संतुलन, ये कोई भी नहीं होगा, समता और समानता का अवसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10th, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था। तो ये 1995 में, 1999 में, 2016 या 1992 में। तो याद रखिएगा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो है ये कब लागू किया गया था? 2016 में। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट 11th में क्या बोला गया है? व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए, मतलब जो अलग अलग बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए एक ऐसा विद्यालय होना चाहिए जहां शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। बिल्कुल, मतलब एक ऐसा विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार, जो बच्चों के अलग अलग जो उनकी आवश्यकता है उसके अनुसार जो है टीचर के पास ऐसे वैसे मेथड होने चाहिए कि वो सभी बच्चों को जो है अच्छे से उनको पढ़ा सकें। विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। ये तो एक बालक की बात की जा रही है कि जो विशिष्ट व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चे हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं, मतलब या बहुत ही अलग हैं, उन्हीं के लिए जो एक टीचर प्रशिक्षित हो। तो यहाँ पे ये तो गलत हो जाएगा। बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो, ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत अलग कर दिया बच्चों की कक्षाएं, तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम जो प्रविधियों का जो टीचर प्रयोग कर सके, इसमें प्रशिक्षित हो, जो है ये हमारा करेक्ट जाता है कि ऐसा विद्यालय होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन में क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। याद रखिएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार की बात की गई है 2009 में। और यहाँ पे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात 3 वर्ष से 18 वर्ष के लिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए, या 6 वर्ष से 22 वर्ष के लिए, 6 से 18। तो इसमें आप यहाँ पे गलत कर जाते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार तो बोला है, साथ में दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। तो जो दिव्यांग बच्चों का जो था वो 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा है, लेकिन जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है 6 से 11 वर्ष के लिए, ये सामान्य बच्चों के लिए। ठीक है, और ये जो है दिव्यांग जो बच्चे हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें क्या बोल रहा है कि विविध अधिगमकर्ताओं के लिए, एक मिनट, सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। तो इसका आंसर क्या होगा? शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, शिक्षण के सार्वभौमिक मानवतावादी दृष्टिकोण, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना या सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार। तो अगर मैं बात करूं इसमें, तो इसका जो आंसर हमारा वो करेक्ट होगा, वो होगा अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। अधिगम की सार्वभौमिक संरचना जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, कक्षा में जो है सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के जो है बच्चे होते हैं, जिनमें अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक जो है एक ऐसी सार्वभौमिक शिक्षण अधिगम एक ऐसी मतलब शिक्षण अधिगम परिस्थिति का निर्माण करता है, एक ऐसी पढ़ाने की स्थिति का निर्माण करता है जिसमें सभी बालक जो है सहजतापूर्वक जो है अच्छे से पढ़ सकें। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा थर्ड जाएगा। 14 क्या बोला है? 14 में देखते हैं, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण। क्या बोल रहा है? स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना या संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। तो क्या होगा? संज्ञान बोध, संज्ञान समायोजन या केंद्रीकरण। तो इसका जो आंसर होगा, याद रखिएगा, इसमें योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना शामिल है। तो ये हमारा जो है किस में जाता है? संज्ञान बोध में। ठीक है, और ये डायरेक्ट मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसमें कुछ समझाने की चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15th में क्या बोला गया है? 15 क्वेश्चन जो है इसमें बोल रहा है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस है उसके आधार पर सोचते हैं, तो ये क्या कहलाता है? सृजनात्मक सोच कहलाता है, अमूर्त
मूर्त या प्रकृतिवादी सोच। तो याद रखिएगा यहाँ पे अगर बच्चे को कोई सूचना मिली, सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अगर वो अपने अनुभव के आधार पर, मतलब जो उसने देखा है उसके आधार पर अगर कुछ कर रहा है, तो वो जो है उसकी मूर्त सोच। क्योंकि इसको अगर मैं बोलूँ तो जो बच्चे देखता है, एक्सपीरियंस करता है, उसके आधार पर सोच, और ये एक तरह से कहीं ना कहीं निम्न प्रकार की सोच होती है। तो ये जो है मूर्त सोच जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और याद रखिएगा इसी को प्रत्याशात्मक सोच और स्थूल चिंतन भी कहते हैं। क्या? प्रत्याशात्मक चिंतन और स्थूल अगर आए, स्थूल चिंतन भी इसी को कहा जाता है। इसमें बच्चा क्या होता है कि जो उसने देखा होता है उसके आधार पर जो है सोचता है। तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो मूर्त। और अमूर्त में अगर बच्चा देखा नहीं है, मतलब इसकी थिंकिंग लेवल इतनी बढ़ चुकी है जिसमें कि ये अगर चीज़ों को देखता नहीं है तभी भी सोच सकता है। सृजनात्मक सोच हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सृजनात्मक सोच मतलब बच्चे के सोचने में नवीनता होती है, अलग अलग तरीके से किसी भी कार्य को करने के लिए अलग अलग तरीके से सोच सकता है। ठीक है, तो ये हम जो है आज 15 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट मैं 15 क्वेश्चन कल करवाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ ये एक क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो या कुछ भी लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और इसका पीडीएफ जो है मैं आप लोगों को जो है टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। वहाँ पे जो है आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर प्रैक्टिस इस तरीके से करना चाहते हैं तो कहीं से भी प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन इस बार का जो सी टेट का एग्ज़ाम है अपना निकाल लीजिए। ऑल द बेस्ट।